हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीए राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं AS2। देखिए AS2 जैसा कि इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो सबसे पहले बात आती है इन्वेंट्रीज होता क्या है। AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, इन्वेंट्रीज वो असेट्स हैं जो हमने प्रोडक्ट या तो हमारा बनकर पूरी तरह से तैयार है या उस पर काम चल रहा है, मतलब आधा अधूरा बना हुआ है प्रोडक्ट, या फिर अभी उस पर काम शुरू भी नहीं हुआ, जिसको आप लोग फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल बोलते हो, वही हमारी इन्वेंट्रीज है। तो आइए एक बार लैंग्वेज देखते हैं AS2 में क्या यूज की हुई है। इन्वेंट्रीज आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने यहां पर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, गाड़ी जो पूरी बनकर तैयार है, आउटलेट में बिकने के लिए खड़ी है, वो क्या है? फिनिश्ड गुड। इसको हम लोग अपनी भाषा में फिनिश्ड गुड भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स है, बनकर पूरी तरह से तैयार है, तो ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। लेकिन एक चीज आपने देखी, क्या लिखा है? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब अगर आपके पास कोई मशीन है जो आपको बेचनी है, पुरानी मशीन है बेचनी है, तो बेचनी तो वो भी है, तो क्या वो इन्वेंट्री बनेगा? नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच रहे ना आप उसको। तो जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है वो जब बिकने के लिए तैयार है, एक तो फिनिश गुड वो हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जिसको हम लोग WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब इस पर अभी काम चल रहा है, ये देखो आधी अधूरी बनी हुई गाड़ी यहां पर रखी है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ? फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। मतलब अभी ये रॉ मटेरियल्स है, इस पर यहां पर क्या लिख देते हैं? रॉ मटेरियल। अभी इस पर काम होना बाकी है, तो गाड़ी के लिए रॉ मटेरियल आए हुए हैं, ठीक है। जैसे स्टील, ग्लास, रबड़, ये सारी चीजें रखी हैं, अभी इस पर काम होना है, तो ये रॉ मटेरियल हो गए। अब एक चीज और लिखिए, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। मेंटेनेंस सप्लाईज क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, मेंटेन करने के लिए, हमारी मशीनें वगैरह जो है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे ये पेचकस, हथौड़ा वगैरह होता है ना, कि कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो गया, उसको ठीक करने के लिए ये सब सामान रखा रहता है, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है। एंड कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स क्या हो गए? जो मशीन वगैरह में ग्रीस, ऑयल, ये सब डलता है, ये पूरा कंज्यूम हो जाता है। और मेंटेनेंस सप्लाईज ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, इसलिए बस नाम अलग अलग रखा गया, कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस सप्लाईज। ये सब किसका पार्ट हो गया? इन्वेंट्री का। आपको समझ में आया इन्वेंट्री क्या क्या बोला हमने? इन्वेंट्री इसका मतलब फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल है, WIP है, और रॉ मटेरियल के साथ साथ मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स, ये भी किस में आता है? इन्वेंट्री में ही आता है। ये चीजें बिकेंगी नहीं, बट ये चीजें हमारी यूज होंगी, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल फिर दिखा रखा है रॉ मटेरियल्स का जो गाड़ी में लगते हैं। नोट क्या है देखिए, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर AS10। हम जब AS10 पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि अगर ये तीनों चीजें, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट, अगर ये PPE की डेफिनेशन को मीट करते हैं तो फिर ये PPE बन गए ना, फिर ये इन्वेंट्री नहीं बनेंगे, फिर ये क्या बन जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो वहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या हुआ? सर्विसिंग इक्विपमेंट तो वो हुआ सर्विस करने के लिए जो चीजें रखी है, जो मेंटेनेंस सप्लाईज, मतलब जो भी ऊपर बताया था। स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होता है? स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या हुआ? जैसे हमारी मशीन है, अगर वो बीच में कुछ फॉल्ट हो जाता है, या फिर वो रिपेयर के लिए जाती है, या फिर जो एक रेगुलर उसकी सफाई वगैरह होती है उसके लिए जाती है, तो मीनवाइल जिस चीज से हम काम चलाते हैं वो हो गया स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सब अगर PPE की डेफिनेशन को मीट करते हैं तो वहां जाएगा, ना कि इन्वेंट्री बनेगा। फिर कहता है फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो AS2 की डेफिनेशन, AS2 के स्कोप में नहीं आती। क्या क्या है? WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शंस। जो पार्ट कंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी बिल्डिंग 31 मार्च को आधी अधूरी बनी हुई है, ठीक है, उसको बिल्डिंग बनानी है, वो आधी अधूरी बनी हुई है,
तो वो AS2 में कवर नहीं होगी। ठीक है। दूसरा कहता है WIP अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमने अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, ठीक है, हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए किसी IT कंपनी को काम दिया, TCS को काम दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो 31 मार्च तक उन्होंने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अभी चल रहा है। 6 महीने का टाइम उन्होंने हमें कहा था कि 6 महीने लगेंगे, हमने फरवरी में काम दिया था, 2 महीने पूरे हो गए, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी। तो अभी उन्होंने, उन सर्विस प्रोवाइडर ने, TCS ने 31 मार्च तक थोड़ा बहुत काम कर दिया है, थोड़ा बाकी है, ये भी AS2 में कवर नहीं होता, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, आधी अधूरी सर्विस देना। फिर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी AS2 में कवर नहीं है। फिर अगर कोई लाइव स्टॉक वगैरह का स्टॉक रहता है, जैसे जानवर, ठीक है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब लकड़ी वगैरह, ये सब चीजों का स्टॉक है, तो ये भी AS2 में कवर नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा टू द एक्सटेंट मेजर्ड एट NRV एज पर प्रैक्टिस। ये कई बार नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर भी मेजर किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक सर्टिनिटी होती है कि अच्छा ये चीज इतने में बिकेगी, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये आगे देखेंगे, ये सब चीजें हम AS2 में कवर नहीं कर चलते। समझ में आ गई बात? आइए तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि मेजर कैसे करेंगे अपनी इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्री बेसिकली 3 हुई, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स, है ना। देखिए, रॉ मटेरियल तो हमेशा कॉस्ट पर ही मेजर होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जनरली कॉस्ट पर ही मेजर होगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन क्या है, अगर हमारा फिनिश्ड गुड कॉस्ट से भी कम पर बिक रहा है, ठीक है, अभी कुछ मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन है कि कॉस्ट से भी कम पर बिक रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी कम है फिनिश्ड गुड का, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग रॉ मटेरियल को भी फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या एक्सेप्शन हुई कि वैसे तो रॉ मटेरियल को हमारे को कॉस्ट पे मेजर करना है, लेकिन अगर फिनिश्ड गुड कॉस्ट से कम पर बिक रहा होगा तब हम उसको NRV पर मेजर कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड दोनों को हम लोग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर मेजर करके चलते हैं। समझ में आई बात? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या होती है कॉस्ट, क्या होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी जस्ट मैंने ये बता दिया आपको। आइए, तो मैंने आपको कहा था अभी कि सबसे पहले कॉस्ट डिस्कस करते। कॉस्ट होता क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो यहां पर देखिए लिखा है इंक्लूड। मेजरली 3 चीजें इंक्लूड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। कॉस्ट ऑफ परचेज, जो रॉ मटेरियल हमने खरीदे, जैसे अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हमने खरीदे, रबड़, स्टील, ग्लास वगैरह, ये सब खरीदे तो कॉस्ट ऑफ परचेज हो गई। फिर इन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक बनाने में जो पूरा प्रोसेस लग रहा है, पूरा जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसमें जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई कॉस्ट है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई कॉस्ट है जो हमारी इन्वेंट्री बनी है उसमें उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से अगर वो नहीं होती कॉस्ट तो ये हमारी इन्वेंट्री बन ही नहीं पाती, तो वो वाली कॉस्ट भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आई बात? जैसे अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, वो घर बनाती है लोगों के लिए, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको, हमने कहा कि लेकिन आपको एक आर्किटेक्ट से पूरा डिजाइन बनवाना है, तो वो डिजाइन बनवाने के लिए किसी आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। अब उसकी डिजाइन की कॉस्ट लगेगी, तो हमारा जो घर जिस तरीके से बना है वो बन ही नहीं पाता अगर वो डिजाइन नहीं देता। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन भी क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई जो इन्वेंट्री में इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो ये अदर कॉस्ट का एक एग्जांपल हो गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डू नॉट इंक्लूड एबनॉर्मल वेस्टेज। कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज को कंसिडर करके मत चलो। ये एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब हुआ 2 वेस्टेज है। एक नॉर्मल वेस्टेज जो आपको एक अंदाजा है कि हाँ इतने % तो वेस्ट होगा ही होगा, ये पता है कि जब इसमें इनपुट जाता है तो जब आउटपुट निकलता है तो थोड़ी बहुत वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि
एक टेक्सटाइल कंपनी है, वो कपड़े बनाती है, सूट वगैरह बनाती है, तो उसको पता है जो कपड़े के थान आते हैं और जब उसको सूट में बदल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा बेकार हो जाता है, उसको पता है ये नॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन किसी वजह से उस टाइम एक दो थान किसी और वजह से बेकार हो गए, जैसे कोई चूहे कुतर गए या बारिश में भीग गए, कुछ भी हो गया, ये उसकी एबनॉर्मल वेस्टेज हुई। समझ में आई बात? तो एबनॉर्मल वेस्टेज को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंट्री में नहीं आएगा, लेकिन अगर स्टोरेज जरूरी ही है इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए तब बात और है। मतलब अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरिशेबल गुड होते हैं ना, अब जैसे ये जो कंपनियां दूध बेचती हैं तो उनको पता है दूध बनाने के बाद उसको थोड़े टाइम एक जो भी मिनिमम टेम्परेचर है उस पर रखना पड़ता है, तभी जाकर वो अगले दिन मार्केट में बिक पाएगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई फिर उसकी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज इसलिए स्टोर कर रखी क्योंकि बिक नहीं रही, तो वो फिर स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तो फिर इन्वेंट्री बनकर तैयार हो चुकी ना, ठीक है। तो अनलेस रिक्वायर्ड स्टोरेज कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते, नेसेसिटी होगी तो बात और है। फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी इंक्लूड नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब कह सकते हैं ऑफिस के खर्चे, ठीक है। ऑफिस में जो एसी वगैरह का लगा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो मैनेजर्स वगैरह ऑफिस में बैठे हुए हैं उनकी सैलरी, ये सब चीजें का इम्पैक्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगे, मतलब अब जब सामान बन गया उसके बाद, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जा रहा है जहां पर इसको बिकना है, कस्टमर्स तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो सकता है, ट्रकों में सामान जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड जिसको आप बोलते हो, तो ये सब कॉस्ट भी इन्वेंट्री के पार्ट नहीं बनेगी। फिर एक्सचेंज डिफरेंसेस, जैसे अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है, बाहर से खरीदी फॉरेन से, तो क्रेडिटर बन गया। अब हम उसको बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तब एक्सचेंज रेट मतलब डिफर कर गया, तो वो डिफरेंस जो आया वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो इंक्लूड करना है अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या इंक्लूड करने के लिए बोला? कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज की कॉस्ट हमारे को इंक्लूड करनी है। ये परचेज की कॉस्ट निकलती कैसे है? आप जो भी रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो वो सब कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा। अब उस पर जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, सारे वो टैक्सेस इंक्लूड करने इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो रिकवरेबल ना हो, ठीक है। अगर आप उसको रिफंड ले सकते हो, आप उसका क्रेडिट ले लोगे, तो फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप उसका क्रेडिट ले लोगे या फिर आप उसको रिफंड ले लोगे तब टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे। माइनस क्या करेंगे? अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आपको मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट करते वक्त कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ मिल गया, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गई गवर्नमेंट से, ये सब चीजें माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ परचेज निकल कर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में सामान बन पहुंचता है, पूरा जो प्रोसेस है वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता है। उसमें बेसिकली एक तो लेबर की कॉस्ट लगेगी, लेबर उसको कन्वर्ट कर रही है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, और बचे हुए और बाकी क्या होगा? ओवरहेड्स लगेंगे, ऊपर के खर्चे। कैसे लगेंगे? अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे डिटेल में, और दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, जो वेरी करते हैं इनपुट के, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंगली जो वेरी करें वो हो गए वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। जैसे हर गाड़ी में एक म्यूजिक सिस्टम लगना है, तो वो म्यूजिक सिस्टम उतने ही लगेंगे जितनी गाड़ी हुई। गाड़ी कम तो म्यूजिक सिस्टम कम, जितनी ज्यादा गाड़ी उतनी ज्यादा म्यूजिक सिस्टम। तो ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुआ? जब गाड़ी एक बार बन गई उसके बाद वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जाती है इंस्पेक्शन के लिए। अब इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर हमने बिठा रखा है वो उस डिपार्टमेंट की देखभाल कर रहा है, तो उसकी फिक्स सैलरी है। अगर तो इंस्पेक्शन के लिए गाड़ियां कितनी भी आए उसकी सैलरी तो महीने की उतनी ही है, तो वो हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आई बात? तो जो यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे वो फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं होता वो फिक्स ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं। फिक्स्ड मतलब जो यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे
वो है फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आई बात? तो वेरिएबल ओवरहेड को हम कैसे एलोकेट करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर 1000 यूनिट बने तो 1000 यूनिट की कॉस्ट लेंगे, 400 बने तो 400 की कॉस्ट लेंगे। तो इसलिए एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड, ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको हम एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। अगर हमारे यहाँ 1000 यूनिट जनरली बनते हैं, ठीक है, और 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता है फिक्स्ड ओवरहेड का, तो 5 लाख हम डिवाइड करेंगे 1000 यूनिट से ही। ठीक है, हम नॉर्मल प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुई, ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन किसी कारणवश उस साल कम होती है, तो मैं एक्चुअल प्रोडक्शन ले लूँ, अगर 1000 की जगह 700 ले लूँ, डिवाइड करूँ, तो पर यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड दिखेगा और हमारा इस साल का ग्रॉस मार्जिन भी कम दिखेगा, क्योंकि हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ा दी। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है, ना कोई रॉ मटेरियल महंगे हुए, ना कुछ महंगा हुआ, बस यूनिट कम बने तो हमने अपना पूरा ग्रॉस मार्जिन हिला दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू कर दिया। गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन को ही लेकर चलते हैं फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, ये आप याद रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी 1000 है लेकिन बन जाए 1200, तब क्या लेंगे? तब एक्चुअल प्रोडक्शन ही लेंगे। क्योंकि अगर आप तब भी 1000 से ही डिवाइड करोगे, जबकि करना था आपको 1200 से, इसका मतलब फिर आप ओवर वैल्यू कर रहे हो। ठीक है, 1200 की वजह से कॉस्ट कम पड़ गई आपकी हर यूनिट की, लेकिन आपने कम ना करके फिर भी ज्यादा दिखाया। समझ में आई बात? इस वजह से अब मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को वैसे तो नॉर्मल से ही डिवाइड करना है, लेकिन अगर एक्चुअल ज्यादा हो तो फिर हमारे को एक्चुअल से डिवाइड करना है। ठीक है, ये यहां पर मैंने एक्सेप्ट करके लिख भी रखा है। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन देन टेक एक्चुअल प्रोडक्शन। अदर कॉस्ट, इसके अलावा कौन सी कॉस्ट हो सकती है? मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डिजाइन का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था वो। अच्छा, फिर हम एक AS 16 पढ़ते हैं, बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर आपने कोई ये सब इन्वेंट्री बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपने लोन लिया, तो लोन अगर इतना स्पेसिफिक लोन लिया है कि जो इसी के काम आ रहा है और हमारी इन्वेंट्री एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने में, तो हम फिर उसकी जो कॉस्ट होती है, लोन की कॉस्ट, मतलब जिसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हो या फिर कह सकते हो इंटरेस्ट पे करना, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, तो ये इंटरेस्ट पे करना भी हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट रेयर चांस है ये, कब? जब आपने लोन स्पेसिफिकली उसके लिए लिया है और इन्वेंट्री हमारा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने के लिए। ठीक है, ये हम AS 16 में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये तो तीनों कॉस्ट ऐड करी, लेकिन अगर ये प्रोसेस करते वक्त, ये बनाते वक्त आपका कुछ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, और वो बाय प्रोडक्ट भी ऐसा निकल जाता है कि जब बाजार में जाएं तो वो बिक भी जाता है, तो उससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू माइनस कर दो, जिससे कि हमारी कॉस्ट, क्योंकि हम उसको सेल क्या माने। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे शुगर केन से शुगर बनती है, तो एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, उसको मोलासिस बोलते हैं। ठीक है, वो मोलासिस वाइन बनाने के काम आता है, वो मोलासिस वाइन बनाने के काम आता है, तो वो बाजार में बिकता है। तो अब उसको अलग से सेल ना दिखाकर, वो तो एक हमारा बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए तो हमने कुछ करा नहीं, तो इसलिए उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट से ही माइनस कर लो। जो आप ये कॉस्ट निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, उसी में इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इसलिए अब हेंस देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट माइनस NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पहले स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस normal wastage is 5% of input. 5000 metric ton of input were put in a process resulting in a wastage of 300 metric ton. देखिए, नॉर्मल वेस्टेज के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज, हम लोग नॉर्मल को तो कंसीडर करके चलते हैं, एबनॉर्मल इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती। मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक ठेले वाला 50 या 100 नारियल पानी खरीद के लाता है,
50-50 रुपए के, ठीक है। तो जब वो ठेले लगाने तक पहुंचता है, ठीक है, वो लेकर आता है और वो जब ठेला लगाता है तो उसको पता है 5 नारियल पानी जो है वो खराब हो ही जाते हैं, उसको फेंकने पड़ते हैं। अब वो जब एक एक यूनिट की कॉस्ट निकालेगा तो कितनी पड़ी? देखिए, पैसे तो वो 5,000 रुपये दे के आया है, 100 नारियल पानी इंटू 50, 5,000 रुपये उसके लग गए। अब ये 5,000 100 तो बिकेंगे ही नहीं, बिकेंगे कितने? 95। तो उसको 95 से डिवाइड करके एक एक की कॉस्ट निकालनी होगी। ये इसका मतलब हमने क्या किया, नॉर्मल वेस्टेज को कंसीडर कर लिया और उसकी वजह से अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ा दी, ठीक है। अब लेकिन ऐसे केस में 2 और नारियल पानी लोग लेने से मना कर दे कि बड़ा बेकार सा दिख रहा है, तो ये उसकी एबनॉर्मल वेस्टेज हुई, ये नॉर्मल वेस्टेज नहीं हुई, ठीक है। यहां पर भी वही कहता है कि 5% ऑफ इनपुट हमारा नॉर्मल वेस्टेज है, तो 5,000 मेट्रिक टन का इनपुट डाला गया था, ठीक है, लेकिन वेस्टेज हुई 300 यूनिट की। 5,000 इंटू 5% तो 250 होता है, तो हम 250 को तो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम 4750 पर पूरी कॉस्ट डालेंगे, 4750 यूनिट्स पर पूरी कॉस्ट डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 5% मतलब 50 यूनिट्स का एक्स्ट्रा हुआ वेस्टेज, ये अब नॉर्मल वेस्ट बनेगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट है 1,000 रुपए की। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। स्टेट विद रेफरेंस टू एएस हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्रीज इन दिस केस। एक तो एएस कौन सा होगा इन्वेंट्रीज वाला, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब देखिए, हमारा खर्चा तो ये पता है 5,000 इंटू 1,000 लगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो पता है इतनी कॉस्ट लगी। हमें ये निकालनी कितने यूनिट से है? 4750 से। तो ये हम पर यूनिट की, ठीक है, कॉस्ट निकाल देंगे। पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, यहां पर इन्होंने निकाल के दिखा भी रखी हुई, कॉस्ट पर मेट्रिक टन, ठीक है, 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750, तो एक एक की कॉस्ट कितनी आ गई? 1052। तो वो हम लेकर चल रहे हैं, नॉर्मल लॉस को हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन हुआ क्या, लॉस हुआ 300 यूनिट मेट्रिक टन का, तो 50 यूनिट का ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4700 यूनिट्स बने उससे तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, 4700 इंटू 1052.6315, हम इतना तो एलोकेट कर पाएंगे। जो बच जाएगा खर्चा, क्योंकि खर्चा तो ज्यादा लगा है, हम तो 4750 के हिसाब से एलोकेट करके चल रहे थे, लेकिन बने यूनिट 4700 ही, तो जितना बचा वो सारा हमारा एबनॉर्मल लॉस है। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको नारियल पानी वाले का एग्जांपल दिया कि अगर वो 5 मान के चल रहा था तो 95 पे उसने एलोकेट की होगी कॉस्ट, लेकिन बिके 93, तो ठीक है, 93 के हिसाब से डालते रहो कॉस्ट। अभी भी 2 यूनिट की कॉस्ट तो कहीं से रिकवर नहीं हो पाई उसकी, क्योंकि वो भी खराब हो गए, तो वो उसके P&L में जाएगा। समझ में आई बात? तो ये होता है एबनॉर्मल लॉस। अब हम बात करते हैं कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कॉस्ट को निकालना कैसे है? सबसे बढ़िया तरीका तो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। आपको हर यूनिट की, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है तो वो लिखो, ठीक है, उससे अपने कंपेयर करो सेल वैल्यू को, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो अगर जो भी हमारे पास से इन्वेंट्री जा रही है, ठीक है, इन्वेंट्री का जब हमें कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, तो अगर हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो बात ही क्या है, इतना अच्छा कंट्रोल है तो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इसके लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला होता है फीफो मेथड, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माना जाता है कि जैसे, ठीक है, ग्रोसरी की शॉप है, उसके यहाँ बहुत सारी चीजें रखी है, साबुन भी है, तेल भी है, कई तरीके के हैं, कई तरीके के शैम्पू रखे हुए हैं। अब ये सब चीजें चलती रहती है। तो अब एक ही शैम्पू क्या है, कभी 14 रुपए का आ रहा है, कभी 16 रुपए का आ रहा है मार्केट से, कभी 15 रुपए का आ जाता है, ठीक है, ऐसे चल चल के उसके पास आ रहा है। तो वो जो मेंटेन करके रख रहा है, अब जब बिकेगा उसका तो क्या माने कौन से वाला गया। अगर इतना स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो तो करे, नहीं कर पा रहा तो एक तरीका है फीफो मेथड अपनाए कि जो सबसे पुराना मेरे पास पड़ा था वो गया है, ठीक है, लेटेस्ट वाला बच रहा है, एक तरीका ये है। या फिर वो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल ले, जैसे 100 यूनिट उसने 14 रुपीज के खरीदे, 200 यूनिट उसने 15 रुपीज के खरीदे, तो उसका एक एवरेज बनाकर चले कि 300 यूनिट की कितनी है, और फिर उससे
कितने बिक रहे हैं वो माइनस कर दे, बचे हुए हमारे बैलेंस आ गया। तो एक वेटेड एवरेज भी निकाली जा सकती है। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, फीफो मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी होता है। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंटेन करके, कॉस्टिंग में पढ़ोगे आप, हम सब चीज़ों की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रखी है। हमें पता है कि हमारा लेबर का खर्चा इतना है, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट जो है ये इतने का पड़ता है, तो हम इसकी कॉस्ट इतनी ही लेंगे। 50 पैसे ऊपर 50 पैसे नीचे वो चलता रहता है, नहीं, लेकिन हम ये स्टैंडर्ड्स बना दिए हमने, इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी इतनी है, और हम उसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की कंट्रोल शीट बनाकर चलते हैं। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड रीजनेबल होने चाहिए। ये नहीं कि बाजार में एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो 50 रुपए का है और आपने स्टैंडर्ड बना रखा है 37 रुपए का, 13 रुपए का तो डिफरेंस आ गया। इतना भी नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल अगर स्टैंडर्ड बना के चले, लेकिन नहीं, हमारे यही रहता है, लगभग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है, मतलब कई लाख की चीज़ में 100-200 रुपए का फर्क आता है, तो वो क्या फर्क हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके लिए, एक इन्वेंट्री की कंट्रोल शीट बनाने के लिए, कि कौन कौन सी इन्वेंट्री आ रही है, कौन सी इन्वेंट्री कितनी, कौन सी इन्वेंट्री जा रही है, क्या क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है इन्वेंट्री का, तभी तो बुक्स मेंटेन हो पाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी कैसे जब यही नहीं पता होगा स्टॉक है किस चीज का, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट भी नहीं हो पा रहा तो फिर रिटेल मेथड भी अपनाया जाता है, उल्टा मेथड। अब रिटेल मेथड क्या है, जैसे अगर हमने ये बना रखा है कि भाई हम तो हर चीज पर 5% प्रॉफिट कमाते हैं, ये हमारा शुरू से रूल है, कोई भी चीज़ है हमारे दुकान पे हम सब में 5% का प्रॉफिट कमाते हैं, तो ठीक है, फिर तो जो भी जिस पे भी आप बेच रहे हो, जो आपका सेलिंग प्राइस आपने टैग लगा रखा है, उसमें अपना मार्जिन माइनस कर दो, कॉस्ट निकल के आ गई, ठीक है ना। मतलब ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। सेल के ऊपर आपने, ठीक है, उसके ऊपर टैग लगा हुआ इतने का बिक रहा है कस्टमर के लिए, आपको पता है कि आप इतने % मार्जिन वैसे ही कमाते हो, 5% आपने एक रूल बना रखा है, तो माइनस करके कॉस्ट आ गई ना उल्टा। तो रिटेल मेथड क्या हुआ, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस एवरेज % ऑफ ग्रॉस मार्जिन। इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको देख लेते हैं, ठीक है, रिटेल मेथड का। अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल्स फॉर ₹85,000, उसने खरीदे 85,000 के कुछ आर्टिकल्स। ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल्स फॉर 1,05,000 रुपए, उसमें से कुछ आर्टिकल को उसने 1,05,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। एवरेज % ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस मार्कअप कितना है, 25% है कॉस्ट पर, मतलब उन्होंने ये बना रखा है जितने का भी हमें पड़ता है हम 25% ऐड करके बेचते हैं, ये उनके यहाँ रूल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट है 15,000 रुपए की, ओपनिंग इन्वेंट्री उसके यहाँ कितने की पड़ी है, 15,000 की। कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालो कितना हुआ, ओपनिंग पता है कितना है, कितने का वो खरीद के लाया ये पता है, और ये भी पता है कितने में बेचा, कितने का बेचा वो तो नहीं, लेकिन ये पता है उसने बेचा कितने प्राइस में, 1,05,000 रुपए में। तो बिकने वाले की सेल वैल्यू पता है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक और जो हमारे पास परचेजेस थे, देखो आपने रेशियोज में पढ़ा होगा ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कितने बिक गए, उसमें से अगर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है। लेकिन हम माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स वैल्यू थोड़ी ना माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ये आपको पता होगा। वही चीज अब यहां पर उल्टा तरीके से करनी है, क्योंकि रिटेल मेथड है। सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ले लो, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का सेल वैल्यू लिया हमने इंटू 1.25 करके, तो 1,25,000 रुपये आ गया। उसमें से हमने बेच कितने का सामान दिया, 1,05,000 रुपये का, तो जो बचा उसकी सेल वैल्यू आ गई। कहने का मतलब पता है, सब चीजों को सेल वैल्यू पे ले आए, या फिर दूसरा तरीका होता था सब चीजों को कॉस्ट प्राइस पे ले आओ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। 100 यूनिट आपके पास साल की, मैं यूनिट से बताऊं, अगर ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट का, आपने खरीदे 200 और, ठीक है, आपने उसमें से 50 बेच दिए, तो पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो कितना सिंपल है, 100 + 200 300 माइनस 50 बेच दिए तो 250 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बचा। ये मैंने क्वांटिटी में बताया, यहां पर ये फिगर्स में। तो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,000, अब उसका ग्रॉस मार्कअप माइनस करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये 25% कॉस्ट कहते हैं, ऐसे कह सकते हो ना, कॉस्ट को अगर हम 100 लें, कॉस्ट अगर हमारी 100 है तो मार्कअप कितने का हो गया, 25 रुपए का, इसका मतलब सेल प्राइस कितना हुआ, 125, ठीक है। अब अगर सेल प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितनी हुई, 100 रुपए,
ठीक है। ऐसे ही अगर सेल वैल्यू 20,000 है तो कॉस्ट कितनी हुई 100/125 इंटू 20,000 रुपये। ऐसे निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब 16,000 रुपये। हुआ क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हमने सीखा कॉस्ट कैसे निकालते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है रिलाइजेबल वैल्यू कितनी हमें रिलाइज होगी माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर बिकने में कुछ खर्चा लगेगा, जैसे जो बिकवाएगा उसको कमीशन अगर देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज वगैरह, तो वो माइनस करने पड़ेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर हमारा अभी भी प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बनके और अभी उसमें कुछ और कॉस्ट लगना बाकी है तो वो हम उसमें माइनस करेंगे। समझ में आया। WIP में तो ऐसा ही होगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस में तो आधा अधूरा बना हुआ है, उसको कैसे वैल्यू करते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, उसको भी ऐसे ही करते हैं फिनिश्ड गुड की तरह। तो फिर WIP में ये NRV निकाले कैसे, ऐसे रिलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसमें तो लगेगी, फिनिश्ड गुड में नहीं लगेगी। ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड NRV हैज टू बी डन ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। ऐसा नहीं कि टोटल ले लिया कि इन सबकी टोटल मिला के हमारे पास 5-6 प्रोडक्ट है, सबकी NRV का टोटल ले लिया, सबकी कॉस्ट का टोटल ले लिया, दोनों देख लिए कौन सा कम है, ऐसा नहीं। हमारे को कंपैरिजन करना आइटम बाय आइटम। वैसे हम दोनों में से कम क्यों लेते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस क्यों लेते हैं, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड गेन्स। आपको दिखाई दे रहा है कि आगे चल के लॉस हो सकता है तो प्रोवाइड कर लो, लेकिन अगर आपको पता चल रहा नहीं प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा मार्जिन आएगा, तो जब आएगा तब रिकॉर्ड करना। इस वजह से हम उसको कम पे मेजर करते हैं। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इलस्ट्रेशन 1 देखिए। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स A, B and C which are neither similar nor interchangeable। अलग अलग प्रोडक्ट है। At the time of closing of its accounts for the year, the historical cost and NRV of item of closing store are determined as follows। तीनों की आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट NRV दे रखी है। तो जैसे A की बात करें 40 कॉस्ट है और NRV 28, तो हम 28 लेके चलेंगे। B है 32 और 32, फिर तो दोनों सेम ही है। और C में 16 कॉस्ट है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू 24 है, तो 16 लेके चलेंगे। इन तीनों का फिर टोटल कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इन तीनों का टोटल करा, इनका करा, जो कम आ रहा है वो नहीं, ये गलत है। ठीक है। आइटम बाय आइटम बेसिस पर करना होता है। एक इलस्ट्रेशन और देखिए। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये भी इलस्ट्रेशन ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट X यूजिंग रॉ मटेरियल A। रॉ मटेरियल A यूज करता है वो। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A परचेज करा था इन्होंने 120 का। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल A ऑन 31 मार्च 2021 90 रुपये है। अगर हमारे को रॉ मटेरियल को NRV पे लेके आना होता है ना, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लेके आते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आज हम अगर इसको अपना जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है रॉ मटेरियल, इसको देकर नया लें तो वो कितने का पड़ेगा, 90 का। ठीक है। तो हम 90 पे दिखाएं या 120 पे, बता ही नहीं सकते अभी ये बात। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो रॉ मटेरियल को कहते हैं जनरली तो कॉस्ट पे, लेकिन अगर फिनिश्ड गुड ही कॉस्ट से कम पर बिक रहा होगा तब फिर इस बेचारे को भी हमारे को NRV पे लेके आना पड़ेगा, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो अभी कैसे पता है, आगे पढ़ते हैं। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, आधे अधूरे बने हुए, WIP मतलब, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड कॉस्ट इनका टिल डेट कितनी है, 260 रुपए। These units can be finished next year by incurring additional cost of 60 rupees। जो कॉस्ट ऑलरेडी 260 लग गई ना, ये तो संक कॉस्ट होती है, आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे। संक कॉस्ट मतलब ये तो लगी गई, बिके ना बिके ये तो लग चुकी कॉस्ट। 60 रुपये और लगाकर हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है। एडिशनल कॉस्ट लगाकर 60 रुपये की हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है। 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट X, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो पूरा बनकर तैयार है X, उसके 1500 यूनिट पड़े हैं और टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, 320 रुपए की। ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस X का कितना है, 300 रुपये। लो
कॉस्ट है 320 की, लेकिन ये बेचारा बाजार में कितने का बिकने को तैयार है? 320 का। ठीक है। डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड। कैसे हर आइटम को हम वैल्यू करेंगे, एक एक करके चलते। रॉ मटेरियल को किस पर वैल्यू करें? अब तो आपको पता चल गया फिनिश्ड गुड बेचारा से कॉस्ट से भी कम पर बिकेगा, तो इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लेंगे, मतलब इसको 90 पर लेंगे। कितने का है? 600 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें हम WIP में कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 260 रुपये। NRV निकालने के लिए, NRV निकालने का तरीका क्या था? नेट रिलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला है रिलाइजेबल वैल्यू। कितने रुपए का बिक सकता है ये बाजार में? ठीक है, 300 रुपए का, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60 रुपये, मतलब इसका NRV आएगा 240। दोनों में से कम कौन सा है? 240 कम है, तो 240 इंटू 500 यूनिट, ये हो गई हमारी WIP वैल्यू। तीसरा, 1500 यूनिट है X के और टोटल कॉस्ट उस पर 320 है। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, ये तो 300 ही होगा। 300 इंटू 1500 हुआ क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्क्लोजर्स। क्या क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं इसमें? ठीक है, ये हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड। पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला लगाया है? क्या अकाउंटिंग, ठीक है, पॉलिसीज अपनाई है आपने इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, ये बताना होता है। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज टुगेदर विद अ क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। क्लासिफिकेशन देना होता है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा फिनिश्ड गुड है, कितने का WIP है, ये सारी चीजें आपको क्लासिफाई करके देनी होती है। मैंने यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर दिया है, क्योंकि ये कोई अलग थोड़ी ना है, चलना तो इनको भी ये इसके हिसाब से पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले पॉलिसी बताई, मैंने कहा था पहले आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखनी पड़ती हैं, तो बताई इन्होंने भी। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स कंज्यूमेबल्स आर एसर्टेन ऑन अ मूविंग वेटेड एवरेज बेसिस। फिर फॉर्मूला बता दिया किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और देखिए फिर सेकंड पॉइंट पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दी बेचारों ने। ठीक है, रॉ मटेरियल WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, गुड्स इन ट्रांजिट जो भी रास्ते में है, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन भी दे दी। आई बात समझ में? ये था हमारा AS2। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।